5, 6, 7. Today we start a new chapter and revise the first two exercises which is relevant to ratio, proportion, variation, third, fourth, mean and continued proportion, and then theorems on proportion. Chapter is relevant to variation. So variation means change. The word variation comes from the word vary, which means change. The quantities which can be changed under different situations by time to time. That is called variation. अब वेरिएशन में दो टाइप्स आपने पढ़ी थी, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट मीन्स सेम चेंज. डायरेक्ट वेरिएशन किससे रेलिवेंट था? सेम चेंज से. सेम चेंज मीन इफ द वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, और इफ द वन क्वांटिटी डिक्रीजेस द अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीजेस. And inverse variation, inverse mean opposite, so inverse variation means opposite change. If the one quantity increases, the other quantity decreases in the same proportion. This is called inverse proportion, inverse variation. अब डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है सेम चेंज कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी उसी रेशियो में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, और इनवर्स वेरिएशन मीन्स एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली उसी रेशियो के साथ डिक्रीज करे. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एग्जांपल में आपको गिवन है. डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है कि आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें, दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे लेंथ और वेट का है कि स्प्रिंग है आपके पास. अब स्प्रिंग के साथ वेट जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं. स्प्रिंग के साथ वेट इंक्रीज होता जा रहा है तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है ऑटोमेटिकली. तो ये आपके पास क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स सेम चेंज आ रही है कि एक चीज को हमने इंक्रीज किया तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है. दूसरा है इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या है कि हम एक चीज को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो जाए. अब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की एग्जांपल गिवन है कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है. कि हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. इनवर्स वेरिएशन, ऑपोजिट चेंज आ रही है उनमें. अब सबसे पहले ये क्या है कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन चेंज होता है बट इन द सेम रेशियो. तो रेशियो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताई गई है कि रेशियो होती क्या चीज है. रेशियो इज द कंपैरिजन अमंग द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. कंपैरिजन होता है सेम काइंड की क्वांटिटीज का. इफ वी हैव टू वेरिएबल क्वांटिटीज a and b, then its ratio is represented by a ratio b, and simplified form means a ratio is said to be in simplified form if there is no common factor other than 1. अब उनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के. दैट इज कॉल्ड द रेशियो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. और फिर आपने रेशियो की हेल्प से गिवन अमाउंट को, गिवन वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट पार्ट्स में. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? गिवन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट. अब जैसे एग्जांपल में आपको ये अमाउंट गिवन है और इस अमाउंट को 2:5:6 तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक पार्ट जो 2 रेशियो के साथ है, दूसरा 5 रेशियो के साथ है और तीसरा 6 रेशियो के साथ है. अब ये जो गिवन रेशियो हमें दी गई है ये हम लिखेंगे और उसको सम करेंगे क्योंकि फार्मूला में गिवन रेशियो के साथ सम ऑफ रेशियो यूज हो रही है और टोटल अमाउंट. अब 3 रेशियोज हैं तो मीन्स हमने 3 पर्सन में से डिवाइड करना है. शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन तो उसके लिए फर्स्ट गिवन रेशियो यूज करेंगे. शेयर ऑफ सेकंड पर्सन तो उसके लिए सेकंड गिवन रेशियो यूज करेंगे. शेयर ऑफ थर्ड पर्सन तो उसके लिए थर्ड गिवन रेशियो यूज करेंगे और इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और उसकी हेल्प से उसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट है प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट. प्रोपोर्शन एक इक्वेशन होती है जो ये बताती है कि 2 रेशियोज इक्विवेलेंट हैं. अब प्रोपोर्शन में टोटल कितनी क्वांटिटीज कंसीडर की जाती हैं? 4 क्वांटिटीज. इफ वे 4 क्वांटिटीज A, B, C and D, then these are said to be in proportion if A by B is equal to C by D. means A by B किसको बोलते हैं? A ratio B. Ratio can be converted in the form of fraction. A ratio B is equal to C ratio D. This is called proportion. Proportion means if we have 4 quantities and the ratio of first and second quantity is equal to the ratio of third and fourth quantity. Ratio of first and second quantity
equals to the ratio of third and fourth quantity, then these quantities are said to be in proportion. ये quantities किस में आ जाएंगी? Proportion में. Ratio of first and second quantity, then इसी के साथ लेंगे ratio of third and fourth quantity. This is called proportion. Symbol of proportion 4 dots के साथ है. 4 dots के साथ क्यों है? ये 2 dots रेशो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी के लिए और ये 2 डॉट्स रेशो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटी के लिए है. सो क्वांटिटीज आर said to be in proportion if their ratios are equal. Ratio of first and second quantity equals to the ratio of third and fourth quantity. And ratio can also be converted in the form of fraction. Ratio को हम fraction की form में भी change कर सकते हैं. अब proportion क्या चीज़ है? Proportion टू ratios का equal है. अब 2 ratios, for example, if we have 4 quantities 3, 4, 6 and 8, then 3/4 is equal to 6/8. हम 3/4 को 6/8 के इक्वल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम 6 और 8 को सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो क्या बनेगा? 2 3s are 6, 2 4s are 8. तो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. इसका मतलब है कि ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है. और प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? प्रोपोर्शन इज द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ द पार्ट टू द क्वांटिटी ऑफ अ होल का पार्ट के साथ. क्योंकि हम रेशो लेने 2 रेशोज का इक्विवेलेंट ले लें और रेशो हमें पता है कि किसी भी चीज़ को पार्ट में डिवाइड करके, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, हमारे पास रेशो गिवन थी, हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन थी, तो हमने उस अमाउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो रेशो में हमारे पास चीज़ें पार्ट्स में आती हैं. होल चीज़ को, कंप्लीट अमाउंट को, कंप्लीट वैल्यू को हम पार्ट्स में चेंज करते हैं. तो प्रोपोर्शन जो है वो पार्ट्स और होल को रिप्रेजेंट करती है. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है इसका वेरिएशन. वेरिएशन का वर्ड चेंज हुआ है, वर्ड वेरी से. वेरी मीन्स चेंज. कि वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंज. अब यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी से डील करते हैं. वो कौन कौन सी है? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल क्वांटिटीज. और कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? विच रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. वो वैल्यू जो सिचुएशन चेंज होने के साथ भी चेंज ना हो, अब उनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स. जैसे आपके पास है 4, आप कहीं पे भी 4 को यूज करें, आप जहां पे भी जिस सिचुएशन में भी यूज करेंगे 4 ही कंसिडर होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. अब कोई भी कांस्टेंट है 2.718 22/7, तो ये जहां पे भी यूज होंगे, जिस भी कंडीशन में यूज होंगे, उसके लिए वही वैल्यू हम यूज कर सकते हैं. उसकी जगह कोई और वैल्यू यूज नहीं कर सकते. बट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज विच कैन बी चेंज्ड अंडर डिफरेंट सिचुएशन. जो सिचुएशन चेंज होने के साथ साथ चेंज हो सकती हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ ट्रेन. स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो कांस्टेंट तो नहीं होती है. अब वो किसी जगह पे कम होती है, किसी जगह पे ज़्यादा होती है, तो वो डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है. इसी तरह डिमांड ऑफ कमोडिटी क्या चीज़ है? कि जो हमारे पास डिमांड ऑफ कमोडिटी होती है या पॉपुलेशन ऑफ टाउन होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं? टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. कंडीशन उसकी जो है वो चेंज हो सकती है, तो वो क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, और कांस्टेंट क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो हर सिचुएशन में, जो सिचुएशन चेंज भी हो जाए वो चेंज नहीं होती. सो द चेंज ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स इज कॉल्ड वेरिएशन. वेरिएशन किसको बोलते हैं? वेरिएबल पैरामीटर्स में जो चेंज आती है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. अब वेरिएशन की 2 टाइप्स अभी आपको बताई. डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स सेम चेंज, इनवर्स वेरिएशन मीन्स ऑपोजिट चेंज. अब उसी से रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो वो आपने ऑलरेडी जो किए हुए उनको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है. स्मार्ट सिलेबस में आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्सक्लूड भी हो गए, बट वो जो क्वेश्चन एक्सक्लूड हुए हैं आपको बार बार साथ बताया जा रहा है कि वो क्वेश्चन कोई डिफरेंट मेथड से रेलिवेंट नहीं है. वो वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप इन मेथड्स को पढ़ेंगे, उन्हीं से रेलिवेंट वो क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटर? ग्रेटर रेशियो इनमें से कौन सी है? अब अगर ये सिंप्लीफाइड हो सकती तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये दोनों ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है 1. तो इनमें से अगर हम देखें तो फिर 151/208 जो है ये कॉमन है. अब अगर हमें 2 रेशियो दी जाए और उनमें से एक सिंप्लीफाई हो सकती हो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने बताना है कि उनमें से कौन सी रेशियो जो है वो ग्रेटर है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.
gold and silver are mixed in the ratio हमें given है, gold and silver are mixed in the ratio 7:4. If 36 grams of silver is used, how much gold is used? कि अगर उसमें सिल्वर की जो अमाउंट है वो 36 ग्राम्स है तो फिर गोल्ड की कितनी अमाउंट उसमें यूज होगी उस मिक्सचर के अंदर जो मिक्स्ड किए गए हैं गोल्ड और सिल्वर। अब गिवन में आपको रेशियो गिवन है और अमाउंट ऑफ सिल्वर गिवन है और अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमने अमाउंट ऑफ गोल्ड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें रेशियो गिवन है। अब रेशियो में क्या लिखा था, रेशियो ऑफ गोल्ड टू सिल्वर, मीन्स जो रेशियो में फर्स्ट क्वांटिटी है वो गोल्ड की अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड जो है वो सिल्वर की अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है। हम सपोज कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो x ग्राम से, क्योंकि ये हमने फाइंड करनी हो, जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसे हम किसी भी वेरिएबल से सपोज कर लेते हैं। तो गोल्ड रेशियो सिल्वर हमें क्या गिवन है 7:4। अब वो इक्वल होगी किसके, गोल्ड की अमाउंट को हमने सपोज कर लिया x से और सिल्वर की अमाउंट ऑलरेडी हमें गिवन है 36। और अब हम इस पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ द क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, इफ वी हैव 4 क्वांटिटीज देन द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और मीन्स और एक्सट्रीम्स किसको बोलते हैं, द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वांटिटी, द एक्सट्रीम क्वांटिटीज आर first and fourth quantity, the side values, and means are the middle value, the second and the third quantity. First and fourth quantity are called extremes, second and third quantity are called means, and then we use formula product of means equals to product of extremes। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने x फाइंड करना है, x को इक्वालिटी की एक तरफ सेपरेट कर देंगे तो x को सेपरेट करने से हमें किसकी अमाउंट मिलेगी, अमाउंट ऑफ गोल्ड। अमाउंट ऑफ सिल्वर हमें गिवन थी और अमाउंट ऑफ गोल्ड हमने फाइंड करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी एग्जांपल से रेलिवेंट है जो भी हमने पहले भी डिस्कस की कि डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 ऑफ अ फैक्ट्री अमंग 3 पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:8:12। 3 पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस अमाउंट को और 3 रेशियोज हमें गिवन है। इट मीन्स फर्स्ट पार्टनर की फर्स्ट रेशियो है, सेकेंड पार्टनर की सेकेंड रेशियो है और थर्ड पार्टनर की थर्ड रेशियो है। तो टोटल अमाउंट लिखेंगे, गिवन रेशियो लिखेंगे, शेयर ऑफ 3 पार्टनर्स जो हमें फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज होता है, गिवन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अब गिवन रेशियो आपके पास जो 3 रेशियोज गिवन है 5:8:12। अब गिवन रेशियो में कौन सी रेशियो आपने यूज करनी है, तो ये आपके पास जो सम ऑफ रेशियो आप फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट लिखेंगे तो जब आप रेशियोज को देखेंगे तो फर्स्ट रेशियो फर्स्ट पार्टनर के लिए यूज होगी, सेकेंड रेशियो सेकेंड पार्टनर की गिवन रेशियो में यूज होगी और थर्ड रेशियो थर्ड पार्टनर के लिए गिवन रेशियो में यूज होगी। तो उसकी पैटर्न पे आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर जब करेंगे तो क्या होगा, गिवन रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। गिवन रेशियो में हमने फर्स्ट वाली रेशियो यूज की, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो जो सारी रेशियोज का सम आया मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, तो उससे हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में फर्स्ट पार्टनर का जो शेयर आया। इसी पैटर्न पे सेकेंड पार्टनर के लिए सेकेंड रेशियो यूज करेंगे और सेकेंड पार्टनर का शेयर फाइंड करना है और थर्ड पार्टनर के लिए जो थर्ड गिवन रेशियो है उसको यूज करके थर्ड पार्टनर का शेयर फाइंड करना है। फार्मूला क्या है, गिवन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट टोटल वैल्यू। अब टोटल जो चीज आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है। तो क्या करना है फिर, गिवन रेशियो में वो रेशियो यूज करनी है जो आपके उससे रेलिवेंट की है। अब जैसे 3 पार्टनर्स थे तो मींस फर्स्ट हमने फर्स्ट के लिए यूज की, सेकंड हमने सेकंड पार्टनर के लिए यूज की, तो इसी पैटर्न पे सीक्वेंस में हम यूज करेंगे कि हमें जिन रेशियोज में उसे डिवाइड करना है उससे रेलिवेंट अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको लेंगे। कि अगर हमें कहा गया है कि बॉयज टू गर्ल्स ये रेशियो है तो पहले वर्ड बॉयज का यूज हुआ तो पहले वाली रेशियो बॉयज के लिए होगी और सेकंड वाली रेशियो जो है वो गर्ल्स के लिए होगी। इस पैटर्न पे सॉल्व किया जाता है। अब लास्ट में रिजल्ट में वो सारी शेयर जो है वो लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इफ 11, x minus 1, 22 and 27 are in proportion. Proportion means ratio of first and second quantity equals to ratio of third and fourth quantity. Then find the value of x. तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, कौन सा फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जो हमें क्वांटिटीज गिवन है वो लिखनी है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम मिडल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का। अब मीन्स कौन कौन से हमारे पास, मिडल वैल्यू सेकंड एंड थर्ड विच आर x minus 1 and 22 और एक्सट्रीम कौन से 11 and 27। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों यूज की, क्योंकि इस
नंबर पे 2 वैल्यूज कंटेन करेंगे और एक से ज्यादा वैल्यू को जब भी हमने मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट कंपल्सरी होगी, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। अब हमने पहले ब्रैकेट को खत्म किया, ब्रैकेट को खत्म करने के बाद अब हमने x को सेपरेट करना है, x इक्वलिटी की एक ही तरफ है, x वाली साइड पे जो नंबर है उन्हें शिफ्ट करना है और शिफ्ट के लिए वही रूल फॉलो करना है जो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं। एक्स्ट्रा नंबर को जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमेशा पहले शिफ्ट करना है और देन शिफ्ट द अटैच्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is direct variation between x square and y। x square और y के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल क्या होता है? x square is directly proportional to 1 और y is dependent quantity, so we use y is directly proportional to x square। अब उसमें डायरेक्ट वेरिएशन है जिसमें हमें x और y की वैल्यू एक दफा बता दी कि जब x 7 है तो y 49 है। फाइंड y when x is 9, फाइंड x when y is 100। अब ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए दी। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन में से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और क्या यूज करते हैं? साइन ऑफ इक्वालिटी यूज करते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है, y is equals to k x square। अब वेरिएशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें के फाइंड करना पड़ता है। के हम कैसे फाइंड करते हैं? जो हमें क्वेश्चन के अंदर एट अ टाइम दोनों वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होती है या जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज गिवन में आती है तो वो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है और उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू दे के दूसरी जो हमने फाइंड करनी होती है वो उस के की हेल्प से फाइंड आउट होती है। अब हमारा रिलेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। अब हमें y गिवन है तो हमने x फाइंड करना है, x गिवन है तो हमने y फाइंड करना है। इट मीन्स उसमें k होगा तो हम ये वैल्यूज कंप्लीटली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं k हम फाइंड करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो वैल्यूज जो हमें x और y की एक जगह पे दोनों वैल्यूज गिवन थी। तो y की वैल्यू हमें x और y की जो वैल्यूज गिवन थी वो कौन कौन सी थी? y 49 था जब x 7 हो, तो y और x की जगह हमने वैल्यूज पुट की, k की वैल्यू फाइंड की विच इज 1। अब k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब k की जगह हम 1 यूज करेंगे। अगर हमें y गिवन है तो यहाँ y की जगह वैल्यू पुट करके x फाइंड करेंगे और जिस पार्ट पे हमें x गिवन है तो उसकी जगह हम x की वैल्यू पुट करके और k की जगह 1 पुट करके हम y फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरह इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 भी है, वहां पे डायरेक्ट के बजाय इनवर्स वेरिएशन का वर्ड यूज हो रहा है। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास आ गई है फॉर y। अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? फाइंड y when x is equals to 9, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब इसको फाइंड करने के लिए x is equals to 9 जो हमें गिवन है, k हमारे पास 1 आ गया है, तो इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में जो हमने बनाया y is equals to k x square, इसमें पुट करेंगे तो हमने y फाइंड करना है वो एज इट इज लिखा, k की जगह हमने पुट करना है 1 और x की जगह हमें पुट करना है 9 क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 9। अब x के ऊपर स्क्वायर था, वैल्यू हमें सिर्फ x की गिवन थी, वो पुट करके हमने उसका क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास किसका आंसर आ गया? y का आंसर। x जब 9 हो तो y क्या है? 81। सेम इसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट इसका सॉल्व होगा। हमें x फाइंड करना है और y गिवन है। अब y गिवन है तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर में हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो 100 है और k की वैल्यू हमने जो फाइंड की वो थ्रू आउट द क्वेश्चन यही यूज होगी और उसके साथ हमने फाइंड क्या करना है? x। अब x फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें x फाइंड करना है और यहाँ पे x स्क्वायर है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? x की वैल्यू आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का आपके पास इंक्लूडेड है वो सेम इसी पैटर्न पे है, बट उसमें डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन के बजाय इनवर्स वेरिएशन का वर्ड यूज है और इनवर्स वेरिएशन ऑपोजिट चेंज को बोलते हैं, तो वो ऑपोजिट प्लेसेस पे जो है वो वेरिएबल लाई करते हैं। ये न्यूमिनेटर में है तो दूसरा वेरिएबल जो है वो फिर ऑपोजिट प्लेस डिनोमिनेटर में लाई करेगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। अगेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को खत्म करेंगे और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लगा लेंगे और इस पैटर्न पे आपने इन्हीं स्टेप्स के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जो है वो सॉल्व करना होगा। देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। इनवर्स वेरिएशन हमें गिवन है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन से रिमूव करेंगे। अब जहाँ पे x और y दोनों गिवन है उनको पुट करके क्या फाइंड करेंगे? k की वैल्यू जब आ जाएगी तो k और x पुट करके y फाइंड करेंगे।
और फिर देन k और y पुट करके x फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी तो हमने उसको 4 क्वांटिटीज ली, a, b, c, d। तो हमने कहा ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होती है। अब इसमें a इज फर्स्ट प्रोपोर्शन, b इज सेकंड प्रोपोर्शन, c इज थर्ड प्रोपोर्शन एंड d इज फोर्थ प्रोपोर्शन। ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन है, इन विच a एंड d आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, b एंड c आर कॉल्ड मीन्स। a और b को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं, b और c को क्या बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास अब वैल्यूज गिवन है। हमने थर्ड, अगर हमें फाइंड करने के लिए दी गई है थर्ड प्रोपोर्शन, हम थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए दी गई है हम फोर्थ फाइंड करेंगे, या फिर मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए दी गई है तो हम मीन प्रोपोर्शन भी फाइंड करेंगे, और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। अब सिंपल प्रोपोर्शन तो हमने पढ़ा कि जब 4 क्वांटिटीज हमें दी जाए जिनमें से फर्स्ट और सेकंड की रेशो इक्वल हो सेकंड, थर्ड और फोर्थ के, तो वो प्रोपोर्शन होती है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इक्वल होती है रेशो ऑफ सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी की। आपके पास कॉन्टिन्यूटी आ रही है, जहाँ पे फर्स्ट रेशो एंड हो रही है सेम उसी वैल्यू से सेकंड जो है वो स्टार्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यू का मतलब है कि जहाँ फर्स्ट रेशो एंड हुई, जिस नंबर पे एंड हुई, सेकंड रेशो सेम उसी वैल्यू से कॉन्टिन्यू हुई। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अब हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में जब देखना है तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या आएगा, a इज फर्स्ट प्रोपोर्शन, b is second proportion and c is third proportion. अब b is collectively called second proportion and also called mean proportion और geometric mean। उसको क्या कहा जाता है, geometric mean भी कहा जाता है। and now c is called third proportion। अब अगर हम लेते हैं a रेशो b proportion to c रेशो d, तो हमारे पास a फर्स्ट, b सेकंड, c थर्ड, d फोर्थ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं है, ये कंटिन्यू हो रही है सेम वैल्यू, तो ये एक ही प्रोपोर्शन कंसीडर होगी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड प्रोपोर्शन। सो इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन if we have 3 quantities, in proportion we have 4 quantities, and in continued proportion we have 3 quantities and the middle quantity is repeated 3 times। कि हमें जो भी quantities given होंगी उसमें जो मिडल वाली क्वांटिटी है उसको हमने 2 टाइम्स रिपीट करना है। दैट इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल और आल्सो कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन। एंड फर्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे सी को क्या कहा जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल नहीं कहा जाता, क्योंकि मिड में जो पी 2 टाइम्स रिपीटिशन में आ रहा है वो कलेक्टिवली सेकेंड प्रोपोर्शन कहलाता है, और उसको मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। अब एग्जांपल में आपको दिया गया है कि आप चेक करें कि ये क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी की रेशियो इक्वल होनी चाहिए सेकंड और थर्ड क्वांटिटी के। तो यहाँ हमें 3 क्वांटिटीज गिवन है, हम उसको फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी को लिखते हैं। अगर वो इक्वल हुई सेकंड और थर्ड क्वांटिटी के, जो मिडल क्वांटिटी है हमेशा वो रिपीट होती है 2 टाइम्स। अब हम अगेन फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो हमारे पास 36 इक्वल्स टू 36 आया, मीन्स दीज क्वांटिटीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। और जब हमने ये वाली क्वांटिटीज ली तो हमारे पास 2:4 इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वल होना चाहिए सेकंड और थर्ड के, कि जो मिडिल क्वांटिटी है वो 2 टाइम्स रिपीट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास है 16 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है 12, जो इक्वल नहीं है। तो ये फिर ये क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी। सिर्फ 3 क्वांटिटीज है जिसमें मिडिल क्वांटिटी कंटिन्यू हो रही है, रिपीट हो रही है 2 टाइम्स। अब इसी पैटर्न पे हमें कहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 15, कि 5 और 15 का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें। अब मीन मिडल वैल्यू को बोलते हैं, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हम उसे हमेशा क्या करते हैं,
वेरिएबल से सपोज कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज द मीन प्रोपोर्शनल इज x. सो इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मीन क्वांटिटी इज रिपीटेड 2 टाइम्स. उसको हम 2 टाइम्स रिपीट करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे. x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 15 75 हो जाएगा. 75 परफेक्ट रूट नहीं है तो हम उसको उसके फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे. दिस इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल. ये हमारे पास क्या आ गया? मीन प्रोपोर्शनल. इसी पैटर्न पे हम थर्ड प्रोपोर्शनल भी फाइंड कर सकते हैं. हमें 2 क्वांटिटीज गिवन है और कहा कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करें. मींस अब हमने जो फाइंड करनी है वो थर्ड प्रोपोर्शन है, तो हम अपने थर्ड प्रोपोर्शन को सपोज करेंगे x. अब थर्ड प्रोपोर्शन को अगर हम x सपोज करते हैं तो ये जो 2 क्वांटिटीज हमें गिवन है a स्क्वायर b स्क्वायर फर्स्ट है, a b c सेकेंड है और हमने थर्ड प्रोपोर्शन को x सपोज किया है. हम उसको x लिखेंगे. अब जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में लेके आएंगे तो हम इस मिडल क्वांटिटी को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे. रिपीट हमेशा मिडल क्वांटिटी होती है. मिडल क्वांटिटी को जब 2 टाइम रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी सी, फिर यही ए बी सी रिपीट होगा और फिर x आएगा. नाउ वी यूज द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. वो फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी. क्योंकि x को हमने थर्ड प्रोपोर्शन सपोज किया हुआ है वो हमने फाइंड करना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? सी स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शन. अब इसी पैटर्न पे हमें फोर्थ प्रोपोर्शन भी फाइंड करने के लिए दी जा सकती है कि अगर हमें 3 रेशियोज गिवन है, हमने फोर्थ वन फाइंड करनी है तो फोर्थ वाली को x सपोज करेंगे. अब उसे कॉन्टिन्यूड में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 क्वांटिटीज होगी है. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का फार्मूला यूज करेंगे और फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे इस पैटर्न पे कि हमें 3 क्वांटिटीज गिवन थी वो हमने लिखी. फोर्थ वन हमने फाइंड करनी थी, उसको हम x सपोज करेंगे और उसको x सपोज करके अगेन फार्मूला यूज करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ, मीन्स सेकंड एंड थर्ड. उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और x को सेपरेट करेंगे क्योंकि x हमने फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह सपोज किया हुआ है जो हमने फाइंड आउट करना है. और जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसे हम इक्वालिटी की एक तरफ सेपरेट कर देते हैं. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है. तो अभी आपको एग्जांपल भी करवाई, उसी पैटर्न पे आप इसके क्वेश्चंस भी करेंगे. कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि आपको जो क्वांटिटीज गिवन है आप उसकी मिडिल क्वांटिटी को 2 टाइम रिपीट करें और फिर चेक करें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की इक्वल है या नहीं. इक्वल आया तो वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, नहीं आया तो नॉट इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 3. 12 और 3 का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें. तो अगेन क्या करेंगे? जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हम उसे x सपोज कर लेते हैं, वेरिएबल से सपोज कर लेते हैं. अब हम इनको चेंज करेंगे किसमें? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में. कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है? मिडिल क्वांटिटी को 2 टाइम्स रिपीट करते हैं और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का फार्मूला यूज करते हैं और उस पैटर्न पे उसको सॉल्व करते हैं. अब सॉल्व करके हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल. क्योंकि x को हमने मीन प्रोपोर्शनल सपोज किया है. हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर है तो 2 पॉजिटिव नंबर्स के मिड में भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा, इसलिए आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर को नेग्लेक्ट कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है if 3x minus 1, 4 and 35 these 3 quantities are in continued proportion and find the value of x. continued proportion में values हमें given है. continued proportion का मतलब क्या होता है? the middle quantity is repeated 2 times. continued proportion में हमेशा middle quantity को 2 times repeat किया जाता है. now we use the formula product of means equals to product of extremes. product of means और extremes का formula use करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स. अब यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू थी इस क्वांटिटी में तो हमने उसकी साइड पे ब्रैकेट डाल के प्रोडक्ट लेना है. प्रोडक्ट लेंगे उसमें से x को सेपरेट करेंगे तो वो हमारी रिक्वायर्ड x की वैल्यू होगी. सिंपल वही स्टेप्स हैं कि पहले एक्स्ट्रा नंबर को शिफ्ट करते जाएं देन अटैच्ड नंबर को शिफ्ट करते जाएं. क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है. मीन प्रोपोर्शन का मतलब है कि हमने इन दोनों के मिडल में x सपोज करना है और मीन प्रोपोर्शन हमेशा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में 2 टाइम रिपीट होती है. और ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है बट अगर अब आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया और उसकी वैल्यू चेंज करके ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में दे दिया तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन यूज होंगे. थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन. थ्योरम्स कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन जो प्रॉपर्टीज ऑन प्रोपोर्शन हमने पढ़ी थी. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी?
हमारे पास एक तो हमने फार्मूला यूज किया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो बार बार हमारे क्वेश्चंस में यूज भी हो रहा है। अब प्रॉपर्टीज में अगर हम आए तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी, कंपोनेंटो प्रॉपर्टी एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले आपके पास जो मेंशन प्रॉपर्टी है वो है अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अल्टरनेटो प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास क्वांटिटीज है प्रोपोर्शन में, अब थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शन में क्वांटिटीज को लेंगे। क्वांटिटीज अगर प्रोपोर्शन में है A रेशो B इज प्रोपोर्शन टू C रेशो D, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या होगी, द मीन्स आर अल्टरनेट ऑफ ईच अदर। अल्टरनेट मीन्स वी कैन रिप्लेस B एंड C विद ईच अदर, कि हम B और C को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अब इसी को अगर हम लिखें तो अगर हमारे पास A by B इक्वल हो C by D के, बिकॉज रेशो कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो फिर हमारे पास अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये मीन वैल्यूज जो है ये एक्सचेंज हो जाएगी, A by C इक्वल हो जाएगा B by D के। तो हमारे पास अगर क्वांटिटीज जो है 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में गिवन है, हम उनकी मीन्स वैल्यू का अल्टरनेट ले लेते हैं तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, जो इनवर्स से डिराइव हुई है। उसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज हैं A रेशो B इज प्रोपोर्शन टू C रेशो D, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, अब ये फर्स्ट रेशो है, ये सेकंड रेशो है, इनवर्स का मतलब है कि न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो अगर हम इस रेशो को फ्रैक्शन में लिखें तो A by B इक्वल होता है C by D के। तो अगर हम इसका इनवर्स ले लें तो वो क्या होगा, B by A इक्वल हो जाएगा D by C के। न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड वी कैन राइट इट एज इन रेशो B रेशो A। न्यूमरेटर हमेशा पहले लिखा जाता है रेशो में और डिनोमिनेटर बाद में लिखा जाता है, तो B रेशो A इक्वल हो जाएगी D रेशो C के। इट मीन्स द वैल्यूज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि हम इन दोनों का इनवर्स ले लें या हम इन दोनों का इनवर्स ले लें, हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। कंपोनेंटो मीन्स एडिशन। कंपोनेंटो का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, कि अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन के अंदर है तो उनकी कंपोनेंटो प्रॉपर्टी क्या होगी, कि उनमें एडिशन होगी। एडिशन ऑफ न्यूमिनेटर इन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर। खुद से किसी नंबर की एडिशन नहीं करनी, वही जो हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर गिवन है। अब A रेशो B का मतलब है A by B और C रेशो D का मतलब है C by D। वी कैन ऐड न्यूमिनेटर इन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर, कि हम न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। अब एक तरफ जो अप्लाई करेंगे सेम वही दूसरी तरफ, कि हमने इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया तो राइट साइड पे भी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर ऐड कर सकते हैं। न्यूमिनेटर हम एज इट इज लिखें और डिनोमिनेटर में हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दें, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंपोनेंटो प्रॉपर्टी है। कंपोनेंटो मीन्स एडिशन है, इधर द एडिशन इज इन न्यूमिनेटर और द एडिशन इज इन डिनोमिनेटर। हमने किसी एक प्लेस पे एडिशन करनी होती है। अब हम न्यूमिनेटर पे भी एडिशन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे भी, बट एडिशन मस्ट बी ऑफ न्यूमिनेटर इन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर। खुद से कोई भी नंबर हम कंपोनेंटो प्रॉपर्टी में ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट है डिवाइडेंडो, और डिवाइडेंडो का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब अगेन सेम प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, A रेशो B अगर इक्वल है C रेशो D के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेशो कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब सीक्वेंस फॉलो करनी कंपल्सरी है, न्यूमिनेटर शुड बी रिटन बिफोर डिनोमिनेटर ईदर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी देखें, A माइनस B, हमने डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमिनेटर में, C माइनस D डिवाइडेड बाई D, क्या किया हमने, कंपोनेंटों के बजाय अब डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज की, हमने सब्ट्रैक्शन की, डिनोमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। या फिर हम न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करें। अब सब्ट्रैक्शन होगी लेकिन उसको B माइनस A नहीं लिखा जाएगा, लिखा A माइनस B जाएगा। न्यूमिनेटर शुड बी रिटन बिफोर डिनोमिनेटर ईदर इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। ये क्या है? डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास एक वर्ड यूज हुआ है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। कंपोनेंटो मीन्स एडिशन होता है, डिवाइडेंडो मीन्स सब्ट्रैक्शन होता है, डिवाइडेंडो का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। अब अगर हमारे पास क्वांटिटीज a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी है और वर्ड यूज हुआ है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, मीन्स कंपोनेंटो भी हमें यूज करनी है, डिवाइडेंडो भी। पहले वर्ड कंपोनेंटो का यूज हुआ, फिर डिवाइडेंडो का यूज हुआ। इट मीन्स हमने न्यूमिनेटर पे एडिशन करनी है, न्यूमिनेटर पे हम इन की एडिशन करेंगे और डिनोमिनेटर पे हम इन्हीं दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड डिवाइडेंडो कंपोनेंटो प्रॉपर्टी, सॉरी कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। और अगर डिवाइडेंडो कंपोनेंटो हमें कहा जाए कि डिवाइडेंडो कंपोनेंटो कौन सी है, तो डिवाइडेंडो का वर्ड पहले यूज होने का मतलब है हमें न्यूमिनेटर पे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी और डिनोमिनेटर पे एडिशन करनी पड़ेगी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें यही प्रॉपर्टीज यूज होती है। आपने प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैसे तो हम सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं सिंपल पैटर्न पे एडिंग सबट्रैक्टिंग से। अब यहाँ पे अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। सिर्फ हमारे पास साइन का डिफरेंस है, बाकी सारी वैल्यूज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे सेम है। अब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, हम इसका स्क्वायर ओपन करें, फिर हम इसका स्क्वायर ओपन करें, फिर हमारे पास डिवाइड में भी स्क्वायर्स हैं, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो वो एक लेंथी मेथड हो जाएगा, लेंथी स्टेप्स हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हमारे पास जस्ट साइन चेंज है। अगर यही चेंज साइन वाली वैल्यूज को हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यूज जो वैल्यूज ऑपोजिट साइंस के साथ आएंगी वो कैंसिल हो सकती है। तो वो कैंसिल हो जाएंगी, हमारी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास टर्म्स कम हो जाएंगी जिनको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, जिसका मतलब क्या होता है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। कंपोनेंटो में हमने ये किया था ना कि अगर a बाई बी इक्वल है c बाई डी के, तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो में क्या होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी होगा। न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम इसी पैटर्न पे राइट हैंड साइड पे होता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अब ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो हमने क्या किया न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, न्यूमिनेटर फिर प्लस डिनोमिनेटर, देन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। और सेम यही प्रॉपर्टी हमने राइट साइड पे भी अप्लाई की, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब जब अप्लाई करेंगे तो हमारी कुछ लाइक टर्म्स आएंगी जो ऑपोजिट साइन के साथ होंगी, वो कैंसिल हो जाएगी। अब मिड में प्लस था, उससे तो किसी वैल्यू का साइन चेंज नहीं किया, लेकिन जब हमारे पास डिनोमिनेटर में मिड में माइनस था, वो माइनस हमने डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज के साथ अप्लाई किया तो उसके साइन चेंज हो गए। अब हमारे पास क्या आया x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। ये वाला माइनस जब अंदर इन दोनों के साथ अप्लाई होगा तो इस पॉजिटिव वाले को उसने क्या बना दिया माइनस, और माइनस इंटू माइनस इसको क्या बना दिया प्लस। तो हमारे पास x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर आ गया। अब x प्लस टू होल स्क्वायर एक दफा प्लस के साथ है और एक दफा माइनस के साथ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में x माइनस वन होल स्क्वायर एक दफा प्लस के साथ है और एक दफा माइनस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह गया हमारे पास न्यूमिनेटर में x माइनस वन होल स्क्वायर टू टाइम्स और डिनोमिनेटर में x प्लस टू होल स्क्वायर टू टाइम्स। अब जब हमने उनको कंबाइन किया तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, x माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस टू होल स्क्वायर आ गया। राइट साइड पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। हमने उनको सिंप्लीफाई किया, न्यूमिनेटर पे भी नेगेटिव आया, डिनोमिनेटर पे भी, तो उनको कैंसिल कर दिया, 9/25 रह गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर x लाई कर रहा है जिसको हमने फाइंड करना है। तो स्क्वायर के अंदर जब भी वेरिएबल हो उसको खत्म करते हैं हम स्क्वायर रूट से, देन हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब जब हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से खत्म करेंगे तो हमारे पास पहले हम रेडिकल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो वैल्यूज आपके पास डिवाइड हो रही हैं रूट के अंदर, तो आप उनको अलग अलग रूट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम उसको अलग अलग रूट में चेंज करेंगे तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल, और राइट साइड पे 9 का स्क्वायर रूट 3
और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस जरूर डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पावर 2 थी, उसको खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया है। तो वेरिएबल पे पावर जब भी 2 होती है तो उसके लिए 2 साइंस डालना कंपल्सरी होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस का मतलब क्या है कि यही इक्वेशन एक दफा बनेगी प्लस के साथ, x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 3/5, और दूसरी दफा बनेगी माइनस के साथ, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3/5 की ये जो वैल्यू है ये हमारे पास प्लस 3/5 के इक्वल भी हो सकती है और ये हमारे पास माइनस 3/5 के इक्वल भी हो सकती है। अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि फ्रैक्शंस हो और उनके मिड में इक्वालिटी हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि राइट वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट के न्यूमरेटर के साथ और लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर को राइट के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर्स खत्म करके सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x हमें इक्वालिटी की दोनों तरफ नजर आ रहा है तो सबसे पहला काम ये होता है कि वो टर्म्स एक तरफ इकट्ठी करें जो वेरिएबल वाली है। द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल शिफ्टेड एट द वन हैंड साइड। अब हमने उसको एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, जब एक साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया तो फिर हमारे पास x वाली साइड पे जितने भी कांस्टेंट है उनको 1 बाय 1 शिफ्ट करना है। फर्स्ट शिफ्ट द एक्स्ट्रा कांस्टेंट and then shift the attached constant which gives the value of x, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ऑफ x देगी जो 5.5 आई है। अब इसी तरह हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनी थी नेगेटिव साइन के साथ उसको हम सॉल्व करेंगे और ये नेगेटिव साइन सिर्फ इस न्यूमरेटर पे कंसीडर करना है क्योंकि जहां भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उस अगर डिनोमिनेटर में उसे भी हम न्यूमरेटर पे ले जाते हैं, अगर दोनों प्लेसेस पे है तो फिर हम उनको आपस में कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे अगेन फ्रैक्शंस के बिट में इक्वालिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और x की सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारे पास -1/8 आई है। तो हमारे पास x के दो आंसर आ गए और दो आंसर्स क्यों आए, क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन थी उसमें वेरिएबल की पावर 2 थी। जब भी वेरिएबल की पावर 2 होगी तो उसके दो आंसर्स आते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो 1 सोल्यूशन होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस इक्वेशन के 2 सोल्यूशंस होते हैं। अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट और डिवाइडेड प्रॉपर्टी यूज ना करते तो ये हमारे पास बहुत लेंथी स्टेप्स बनते हैं। हम उनके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम स्क्वायर्स ओपन करने के बाद राइट टर्म्स को कंबाइन करते हैं। अब उसमें स्क्वायर्स ओपन करने से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ता तो वो बहुत एक लेंथी स्टेप हो जाता। हमने कंपोनेंटो डिवाइडेंटो प्रॉपर्टी लगाई, उसमें जो लाइक टर्म्स ऑपोजिट साइन के साथ आई वो कैंसिल हो गई तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया। अब नेक्स्ट जो है सेम इसी पैटर्न के पार्ट्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगेन आपके पास वेरिएबल की पावर 2 गिवन है बट आप स्क्वायर के बजाय स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है। तो अगेन हमने क्या करना है, हमने इन पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज करनी है। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये किया ना हमने कंपोनेंटो प्रॉपर्टी में। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और सेम यही प्रोसीजर राइट हैंड साइड पे। यही प्रोसीजर हमने जब अपने क्वेश्चन पे अप्लाई किया तो क्वेश्चन पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, नेगेटिव, और इसको भी क्या बना देगा, नेगेटिव। अब जब उसने उसको नेगेटिव बनाया तो हमारे पास माइनस के साथ ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये प्लस के साथ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के साथ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास न्यूमरेटर पे क्या रह गया, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ये और एक ये, और डिनोमिनेटर में माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, लेकिन आंसर के साथ साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है, वो यहाँ पे माइनस है। अब जब हमने वो डाला तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, लेकिन माइनस जो यहाँ पे था वो राइट साइड वाले माइनस के साथ कैंसिल हुआ। हमें पता है कि इक्वालिटी की ऑपोजिट साइड पे सेम चीजें हमेशा कैंसिल हो सकती हैं, सेम साइड पे ऑपोजिट साइन के साथ, ऑपोजिट साइड पे सेम साइन के साथ वैल्यूज कैंसिल होती है। तो ये वाला माइनस हम राइट साइड वाले माइनस के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रह गया। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हमें खत्म करना है तो ही हम एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे अगेन स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो जो फ्रैक्शन आएगी उसको सॉल्व करने के लिए इक्वालिटी के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। मींस x को अकेला करना है। तो x को अकेला करने के लिए x हमें इक्वालिटी की दोनों तरफ नजर आ रहा है। पहले x को इक्वालिटी की एक तरफ शिफ्ट करेंगे। अब इक्वालिटी की जिस तरफ x है उस साइड से 1 by 1 कॉन्स्टेंट्स को शिफ्ट करते जाएंगे। तो पहले एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट देन अटैच्ड कॉन्स्टेंट शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5a square divided by 3 is equals to x square. We have to find the value of x, not x square. So taking square root on both sides. दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। वेरिएबल के ऊपर से स्क्वायर हटता है तो दो साइंस आते हैं हमारे पास। तो क्या आंसर आया, 5/3 a स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब a के ऊपर स्क्वायर था तो अगर हम a स्क्वायर स्क्वायर रूट को अलग कर दें, हमें पता है कि वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम उनका रूट अलग नहीं कर सकते, बट वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो तो हम उनको अलग अलग रूट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो 5/3 को हमने अलग रूट में शिफ्ट कर दिया और a स्क्वायर को अलग रूट में शिफ्ट किया तो उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, प्लस माइनस 5/3 स्क्वायर रूट a। अब ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 थी तो हमारे पास आंसर भी 2 है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास वेरिएबल की पावर 1 है तो आपके पास उसका आंसर भी 1 आएगा। वो लीनियर आपके पास गिवन है, उस लीनियर को जब आप इसी तरह कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक ही आंसर आएगा। अब आपके पास एग्जांपल्स कुछ है जिन पे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज की गई है कि a बाई बी इक्वल है c बाई डी के। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। अब a बाई बी इक्वल है c बाई डी के, हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें हमें a के साथ 2 और b के साथ 3 चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास नहीं है तो हम खुद से क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 2/3, अब एक तरफ किया तो दूसरी तरफ भी जरूरी है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2a/3 भी आ गया हमारे पास। हमें क्या चीज चाहिए, एडिशन चाहिए न्यूमरेटर पे। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। रिजल्ट में हमें सब्ट्रैक्शन तो चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज नहीं की, सिर्फ कंपोनेंटो प्रॉपर्टी यूज की। मींस हमने न्यूमरेटर पे एडिशन कर ली डिनोमिनेटर की, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इसी पैटर्न की एक और एग्जांपल है बट वो इसका कन्वर्स प्रोसीजर है। पहले आपको a बाई बी इक्वल टू c बाई डी दे दिया और आपने उससे कंपोनेंटो प्रॉपर्टी वाला रिजल्ट प्रूव किया। अब आपको ये दे दिया और आपने इसमें से a और b को और c और d को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमारी जो लाइक टर्म्स ऑपोजिट साइन के साथ है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हम a को और b को जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसके कोफिशिएंट खत्म कर सकते हैं। अब कंपोनेंटो प्रॉपर्टी हमने यूज की, कंपोनेंटो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेंडो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास न्यूमरेटर में प्लस 4b ने माइनस 4b को कैंसिल कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या चीज कैंसिल हो गई, हमारे पास 3a माइनस 3a कैंसिल हो गया। अब जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस 4b माइनस 8b बना और राइट साइड पे माइनस 4d माइनस 4d। अब ये माइनस क्यों बनेगा, क्योंकि ये बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 8d। अब अगर हम देखें तो न्यूमरेटर पे 6 और 6 ऑपोजिट साइड पे सेम साइन के साथ सेम नंबर कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर पे -8 और -8 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी। तो इस पैटर्न पे उसकी डेरिवेटिव एग्जांपल्स हैं। अब आपने क्या करना है, कंप्लीट इन सारी डेफिनेशंस को केयरफुली रीड करना है, एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल नंबर 1 to 13 रेलिवेंट है आपके पास इन दोनों एक्सरसाइजेस से, और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, वो आपने कंपल्सरी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जो इनसे रेलिवेंट पार्ट यहाँ इंक्लूडेड नहीं है तो उनको भी आपने निगलेक्ट नहीं करना, उनको देखना जरूर है, क्योंकि उनका सेम मेथड है, जस्ट उनकी वैल्यूज जो है वो आपके पास चेंज है। तो आपने एक्सरसाइजेस की प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।